बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मार्च 2023 का अटैम्प्ट हम सॉल्व कर रहे हैं और इस अटैम्प्ट को हम सॉल्व करेंगे जो हमारा लेटेस्ट टैक्स लॉ है, टैक्स ईयर 2023, उसके मुताबिक। दिस वीडियो इज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अबाउट एन इंडिविजुअल बिजनेस। बिजनेस का नाम जो है वो फेथ ब्रदर्स है और ये करते क्या हैं? ये करते ये हैं कि ये मैन्युफैक्चर करते हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट। सो टूल्स एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं और एक कन्वेंशनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है जिसमें रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, अदर इनकम और नेट प्रॉफिट गिवन है। रुपीज़ इन मिलियन में सारी का सारा डाटा आपको दिया हुआ है। जो सवाल की रिक्वायरमेंट है, अगर हम उसको एक दफ़ा देख लें कि सवाल रिक्वायर क्या करता है। सवाल की जो रिक्वायरमेंट है उसमें दो पार्ट हैं, ए और बी। जो पार्ट ए है उसमें आपसे डिज़ायर्ड ये है कि आप टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी वर्कआउट करें। मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो पार्ट बी है उसमें जो अनयूटिलाइज लॉसेस हैं वो पूछा गया है कि आप कितने अरसे तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे। टोटल मार्क्स जो हैं क्वेश्चन के वो 17 नंबर पार्ट 1 के हैं और 3 मार्क्स जो हैं वो पार्ट 2 के हैं। तो इसका मतलब टोटल मार्क्स हो गए 20 और 20 मार्क्स के लिए आपके पास एग्ज़ाम सिचुएशन में मैक्सिमम 36 मिनट्स हैं जो आप इस सवाल को दे सकते हैं इंक्लूडिंग योर प्लानिंग। अच्छा जी, सवाल का एक बेसिक डाटा हम लिख लेते हैं। नेम, जो उसका टाइप ऑफ पर्सन है, रेजिडेंशियल स्टेटस है और टैक्स ईयर। ये तो सिंपल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हेड्स ऑफ इनकम हम मेंशन कर लेते हैं कौन कौन से होंगे। ऑल्दो आपको सवाल पढ़ के पता चल रहा है कि सैलरी इनकम इसमें नहीं है, बिजनेस का सवाल है मेन, लेकिन मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेट, क्योंकि ये प्रेपरेटरी वीडियोस हैं, तो इसमें हम अभी सारे के सारे हेड्स ऑफ इनकम लिख लेते हैं। सारे हेड ऑफ इनकम आप जब जमा कर लेते हैं तो वी गेट टू टोटल इनकम, जिसमें से डिडक्टिबल अलाउंस माइनस करके टैक्सेबल इनकम बनता है। इसके ऊपर फिर रेट ऑफ टैक्स अप्लाई किया जाता है जिससे टैक्स इम्पोज कैलकुलेट होता है। टैक्स इम्पोज में से जब आप टैक्स क्रेडिट्स माइनस करते हैं तो यू गेट टू द फिगर ऑफ टैक्स पेएबल, जिसमें से फिर विद होल्डिंग टैक्सेस माइनस किए जाते हैं। So that's how the tax main format of our solution will be worked out. Working one is will be for business income, क्योंकि सवाल मेनली बिजनेस इनकम पे बेस्ड है। अब जो बिजनेस इनकम का इंफॉर्मेशन है उसको ज़रा हम सवाल में से रीड आउट करते हैं। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो दिया गया है दैट इज़ 177 मिलियन। ये स्ट्रेट वे फिगर है जो कि आपको पहले यहाँ बॉक्स में दी गई है। इस प्रॉफिट को आपने एडजस्ट करना होता है जो आपको मज़ीद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई होती है उसके लिए। सो पहली जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ अबाउट अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, जो कि स्ट्रेट वे आपको अलाउ ही नहीं है एज एक्सपेंस, क्योंकि आपने टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनाना होता है। तो इसको तो 188 मिलियन की जो अमाउंट दी गई इसको तो सीधा वापस जमा कर दें अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में, ताकि आपका सही टैक्स प्रॉफिट वर्कआउट हो सके। दूसरी जो अमाउंट है दैट इज़ कैश पेमेंट, जो कि आपने 1 मिलियन की कैश पेमेंट कर दी है, और लेकिन आपने ख़रीदा क्या है, आपने एयर टिकट्स ख़रीदे हैं। तो अब हमें नोट्स में जाकर देखना पड़ेगा कि क्या ये जो कैश पेमेंट्स हैं ये अलाउड हैं। तो इसके लिए आप बिज़नेस के हेड ऑफ़ इनकम में जाएं और यहाँ पर जाकर आप देखें जो डिडक्शंस नॉट अलाउड की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, सेक्शन 21 डिडक्शंस नॉट अलाउड। डिडक्शंस नॉट अलाउड में हमने पढ़ा हुआ है कि कुछ कैश पेमेंट्स जो हैं वो अलाउड नहीं होती, यानी 2.5 लाख से ऊपर की। ये आप 2.5 लाख से ऊपर की कैश पेमेंट नहीं कर सकते, आपको बैंकिंग चैनल से पे करनी होती है। लेकिन इसमें अबव इज़ नॉट एप्लीकेबल टू फॉलोइंग कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, और उन एक्सेप्शंस में फ्रेट चार्जेस, ट्रैवल फेयर, जो ट्रैवल फेयर है वो इसमें से एक्सेप्शंस में मेंशन्ड है। मतलब ये हुआ कि टिकट अगर आपने ख़रीदी है तो बिल्कुल वो ख़रीदी जा सकती है कैश में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कैश पेमेंट हुई है टिकट्स की, ये अलाउड है और इसकी कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है अपने प्रॉफिट्स में। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ अबाउट पेमेंट ऑफ 4 मिलियन टू शिपिंग लाइन ऑन अकाउंट ऑफ डैमरेजेस फॉर कंटेनर ब्लॉक एट पोर्ट। डैमरेज बेसिकली ये होता है कि आपका सामान जिस वक्त इंपोर्ट आप करते हो तो वो कस्टम्स के वेयर हाउस में आ जाता है, उनके गोदाम में आ जाता है, और आपने फिर उसको एक ख़ास टाइम है कस्टम्स एक्ट में दिया हुआ, उस टाइम के अंदर अंदर वहाँ से क्लियर कराना होता है। और अगर आप नहीं करा पाते विद इन द टाइम लिमिट तो फिर आपको उस किराए उसका उस गोदाम का कुछ किराया पे करना पड़ता है, उस किराए को डैमरेज बोलते हैं। सो 4 मिलियन
शिपिंग लाइन को पे करना पड़ा क्योंकि आपकी कंटेनर ब्लॉक हो गए थे और डैमरेज पे करना पड़ गया। तो ये जो डैमरेज है, एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि ये एक सॉर्ट ऑफ क्या आप इसको पेनल्टी वाला ट्रीटमेंट देते हैं या नहीं देते। इसी तरह मोर ओवर पेनल्टीज ऑफ 9 million वर ऑल्सो पेड टू वेरियस क्लाइंट्स ऑन डिलेइंग देयर ऑर्डर्स बिकॉज ऑफ क्लियर ऑफ प्रोडक्शन प्लांट फॉर 2 weeks ड्यूरिंग द वीक। ये जो दो 9 मिलियन और 4 मिलियन की अमाउंट है, ये इसके लिए आपको नोट्स में एक दफ़ा रेफ़र करना चाहिए है। आप किस चीज़ को रेफ़र करेंगे? जो पेनल्टी वाली प्रोविज़न है। पेनल्टी की प्रोविज़न ये है कि पेनल्टी तब एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होती जब आप कोई वायलेशन ऑफ लॉ करें। तो वायलेशन ऑफ लॉ यहाँ पे नहीं है, वेरी क्लियरली वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है। ये एक नॉर्मल बिजनेस के अंदर डैमरेज का एक्सपेंस होता है, और नॉर्मल बिजनेस में अगर आपने क्लाइंट के साथ कोई बदअहदी कर दी और उसकी टर्म्स को पूरा नहीं किया तो आपको कुछ जुर्माना हो सकता है। तो आपने कोई लॉ को ब्रेक नहीं किया तो 4 और 9 मिलियन विल बी अलाउड एज एक्सपेंस, क्योंकि अगर लॉ को ब्रेक किया होता और फिर पेनल्टी लगी होती तो फिर वो एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होना था। सो दिस 4 एंड 9 मिलियन आर एन ओके एक्सपेंस। और हम जो अपना सवाल है उसके अंदर इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं बनाएंगे डैमरेज की और पेनल्टीज़ की, क्योंकि अकाउंटिंग भी इसको एक्सपेंस मानती है और टैक्स लॉ भी मानता है। जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। आपने 50 मिलियन पे किया है एक बिल्डर को और बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में है, तो ये तो एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं हो सकता। इसको हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो कह सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में कन्वर्ट होना है इसने डेप्रिसिएबल एसेट में, लेकिन अभी ये डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है। सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 50 मिलियन ये तो प्रॉफिट में से एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऊपर, अगर आप देखें एक्सपेंसेस इंक्लूड, तो एक्सपेंस में इंक्लूड हुआ है ये जो आपने 50 मिलियन का पे किया है, तो ये एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होगा। साथ में आपको एक और वर्किंग बना लेना चाहिए है, दैट विल बी फॉर फिक्स्ड एसेट्स। और डेप्रिसिएशन की वर्किंग आप बनाएंगे, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे 50 मिलियन का, लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन ज़ीरो होगी क्योंकि अभी ये बिल्डिंग कारोबार में इस्तेमाल होनी शुरू नहीं हुई। ओके जी, जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है अबाउट दिस 50 मिलियन ऑफ बिल्डिंग एक्सपेंस, that is payment of Arab Emirates dirham 1 lakh equivalent to 5 million to a research institute in UAE for the purpose of developing a new product। so एक रिसर्च का एक्सपेंस बताया हुआ है सवाल में। so रिसर्च का जो एक्सपेंस है उसके लिए टैक्स लॉ में एक रिस्ट्रिक्शन बताई गई है, बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में जाएं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिफिक रिसर्च में टैक्स लॉ ने ये कहा है कि साइंटिफिक रिसर्च होती ही वो है जो कि मीन्स एक्टिविटी इन पाकिस्तान। उसके लिए एक बेसिक शर्त है, साइंटिफिक रिसर्च है ही वो सिर्फ टैक्स लॉ की नज़र में जो पाकिस्तान में की जाए। तो अगर आपने यूएई में रिसर्च करवाई है तो वो तो रिसर्च के तौर पे नहीं मानी जाएगी। तो ये जो 5 मिलियन का जो एक्सपेंस यहाँ पे बना हुआ है ये आपको अलाउ नहीं करेगा टैक्स लॉ, क्योंकि टैक्स लॉ तो ये कहता है अगर रिसर्च पाकिस्तान में कराओगे तो हम रिसर्च एक्सपेंस मानेंगे। सो 5 मिलियन को वापस जमा कर दें, एक्सपेंस नहीं होगा ये। नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज लॉस। फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो गया जी 15.8 मिलियन का इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट। फॉरेन एक्सचेंज लॉस के केस में क्या करना होगा जी? सबसे पहले तो इस जरा थोड़ा सा ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करने के हुआ ये कि आपने एक एसेट एक्वायर किया, उस एसेट को एक्वायर करने के लिए आपने जो है वो एक लोन लिया। सो ये जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस है 15.8 मिलियन, ये एक अमाउंट पेबल है, यानी कि एक लोन है टू एफ बीज एसोसिएटेड कंपनी इन कतर। दिस लाइबिलिटी अरोज ऑन 1 जनवरी 2022, यानी कि हमारे टैक्स ईयर से पिछले साल की बात है। फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ अ सेकेंड हैंड प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ 400,000 जो कतर की करेंसी है वो। एज पर द एग्रीमेंट द पेमेंट वुड बी मेड ऑन 1 जनवरी 2024, और हमारे टैक्स ईयर ख़त्म होने के बाद इसकी पेमेंट करनी है। सो जो लोन है एक्चुअली वो ये पेएबल अमाउंट है जो आपने उधार पे मशीनरी इंपोर्ट कर ली। अब टैक्स लॉ ये कहता है कि आप पहले अकाउंटिंग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अकाउंटिंग ये कहती है कि आपने एक लाइबिलिटी इनकर की, लेट्स से 1QAR, और जिस वक्त आपने ये लाइबिलिटी इनकर की तो फ़ौरन से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, लेकिन उस दिन का एक्सचेंज रेट आप देखेंगे, लेट्स से इट इज़ 100 रुपीज़। तो हम फ़ौरन से क्या करेंगे कि अपना जो भी एसेट है उसको डेबिट कर देंगे और अपनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर देंगे, और दैट विल बी विद 100 रुपीज़, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट रुपीज़ में है।
अब जब इस अमाउंट जब ईयर एंड आएगा हमारा, ये ड्यूरिंग द ईयर एक ट्रांजैक्शन हुई, जब ईयर एंड आएगा तो फिर देखा जाएगा कि क्या ये लाइबिलिटी जो है, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी में है, तो क्या इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आया है। अगर फ़र्ज़ करें कि ये 110 रुपये एक्सचेंज रेट हो गया है, इस करेंसी का एक्सचेंज रेट 110 रुपये हो गया है, तो अब लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुई है 100 से, तो इसलिए इस लाइबिलिटी को इंक्रीज़ करना होता है 10 रुपये से। ठीक है जी, क्रेडिट करना होता है। और डेबिट किसे करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज लॉस को। ठीक है, सो टैक्स लॉ इस लॉस को एक्सपेंस नहीं मानता। पहली चीज़ तो ये कि फॉरेन एक्सचेंज लॉस को टैक्स लॉ एक्सपेंस नहीं मानता है। दूसरी चीज़, टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर लाइबिलिटी में इंक्रीज हुई है तो उस लाइबिलिटी की इंक्रीज का इम्पैक्ट जो है वो आप एसेट की कॉस्ट में शामिल करेंगे। तो टैक्स लॉ एक्चुअली ये कहता है कि आपकी जो लाइबिलिटी का इंक्रीज है 10 का, उसको आप एसेट की कॉस्ट बनाओगे। सो दैट्स हाउ टैक्स लॉ टेल्स अस द ट्रीटमेंट। सो मैं ज़रा एक दफ़ा इसको नोट्स में रेफ़र कर देता हूँ कि नोट्स में ऐसी बात कहाँ पे टैक्स लॉ ने कही हुई है। सो विल मूव टू द नोट्स, और इसमें आप ये देखें कि जो हमने टॉपिक पढ़ा था कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट हमने पढ़ी थी एक्विजिशन एंड कॉस्ट। सो इसमें हमने एक फॉरेन एक्सचेंज लॉस टू बी एडजस्टेड इन कॉस्ट ऑफ द एसेट, ये हमने प्रोविजन ऑफ लॉ पढ़ी हुई है। सो टैक्स लॉ इसी तरह अगर फॉरेन एक्सचेंज गेन होगा तो वो भी एसेट की कॉस्ट में ही उसको एडजस्ट करने को कहा है टैक्स लॉ ने। ओके जी, सो अब हम इसका ट्रीटमेंट क्या बनाएंगे। ट्रीटमेंट ये बनाएंगे कि पहली चीज़ तो ये कि जो आपका फॉरेन एक्सचेंज लॉस है 15.8 मिलियन का, उसको तो आप फ़ौरन से कर दें रिवर्स। ठीक है, सो 15.8 मिलियन का जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस है वो हमें उसको रिवर्स कर देना चाहिए और उसको अपने प्रॉफिट्स में ऐड बैक कर दें। हम इसको एक्सपेंस मानते ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जितना भी डेप्रिसिएशन हमने अब कैलकुलेट करना है सेकेंड हैंड प्लांट पे, सेकेंड हैंड प्लांट देखो इसकी जो कॉस्ट है वो 400,000 है, आपने ख़रीदा है इसको पिछले साल में। तो सेकेंड हैंड प्लांट जब आप इंपोर्ट करेंगे 400,000 का, तो उस वक्त की एक्सचेंज रेट पे उसको रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि 45। तो 45 के हिसाब से पिछले साल में इसको आपने रिकॉर्ड कर लिया अपने पास। ना जो सेकेंड हैंड प्लांट है वो एलिजिबल टैक्सेबल एसेट होता है, क्योंकि वो एसेट यूज्ड इन पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान से बाहर यूज़ हुआ है, तो इसलिए वो एलिजिबल टैक्सेबल एसेट होता है, इसलिए उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस भी बनेगा। सो हम जो फर्स्ट ईयर होगा इसी एसेट का, उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ईयर एंड डेट आएगी 30 जून 2022, और उस पर करेंसी जो है वो उसका रेट 45 से 40 हो गया, तो इसका मतलब कुछ फॉरेन एक्सचेंज गेन हो गया। तो फॉरेन एक्सचेंज गेन आप रिकॉर्ड करेंगे जो डिफरेंस इन करेंसी रेट्स है उससे। तो डिफरेंस इन करेंसी रेट से जो आया और ये जो वैल्यू बनी कॉस्ट में एडजस्टमेंट के बाद, इसके ऊपर फिर अगली कैलकुलेशन होगी, यानी कि इनिशियल अलाउंस की 25% हम 16 का कैलकुलेट करेंगे, और फिर माइनस करने के बाद जो जवाब बचेगा उसके ऊपर 15% से डेप्रिसिएशन बनाएंगे। सो ये रिटर्न ऑन वैल्यू आ जाएगी हमारी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अगेन ये 30 जून 2022 तक हमने बनाया है। अब हम तो चूंकि 2023 की कैलकुलेशन बना रहे हैं, इसलिए हमें सेकंड ईयर की भी कैलकुलेशन आगे कंटिन्यू करनी पड़ेगी। सेकंड ईयर में अगेन आप देखेंगे कि ईयर एंड डेट पर जो एक्सचेंज रेट है वो 79.5 पे पहुंचा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू थी उसमें फॉरेन एक्सचेंज लॉस आएगा, और वो लॉस अब किससे, यानी कि 40 और 79.5 के डिफरेंस से कैलकुलेट किया जाएगा। सो इसके डिफरेंस से आप फॉरेन एक्सचेंज लॉस कैलकुलेट करेंगे जो कॉस्ट को बढ़ा देगा, और अब रिटर्न डाउन वैल्यू इतनी हो जाएगी। इसके अंदर आप अगेन अब 15% से नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और ये रिटर्न डाउन वैल्यू बनेगी। सो दैट्स हाउ दिस एडजस्टमेंट विल बी डेल्ट विद। अच्छा जी, अब टैक्स डेप्रिसिएशन जो आपको सवाल में दी गई है वो ये जो एक्सचेंज लॉस वाले से आगे हमने भी देखा था कि टैक्स डेप्रिसिएशन कुछ सवाल के अंदर गिवन भी है, सो वो 214 मिलियन है। सो वो भी हम अपने डेप्रिसिएशन के वर्किंग नोट में ही मेंशन कर लेते हैं। अब जो डेप्रिसिएशन हमारे पास इस साल का एक्सपेंस बनेगा बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर हमने कहा कि कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। इसी तरह जो हमारे पास सेकेंड हैंड प्लांट है उसकी सेकेंड ईयर की जो डेप्रिसिएशन बनती है 3.9, वो हमारे लिए रेलिवेंट है।
और जो टैक्स डेप्रिसिएशन आपको दी गई है, ये 3 फिगर्स हमारे लिए रेलिवेंट हैं। सो इन तीनों को अगर हम जमा करेंगे A प्लस B प्लस C, ये मैंने इसको कुछ डिनोट कर दिया है अल्फ़ाबेट से, तो हमारे पास 217.9 बन जाता है। ये डेप्रिसिएशन हमने इस साल की वर्कआउट कर ली। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ अबाउट बैड डेट्स, और बैड डेट्स रिकवर हुए हैं। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स ऑफ 16 मिलियन। द अमाउंट ऑफ 30 मिलियन was written off 3 years ago, out of which 10 million was allowed by the tax authorities. तो आपको जितना अलाउ किया जाता है उससे आप ये वर्कआउट करते हैं कि कितना अलाउ नहीं किया गया। बैड डेट्स को डील कैसे करते हैं आप? बैड डेट्स को ऐसे ट्रीट किया जाता है टैक्स लॉ में कि आप पहले तो ये देखते हैं कि सब्सिक्वेंट रिकवरी कितना हुई आपको, जितने भी पैसे रिकवर उसमें से अमाउंट प्रीवियसली नॉट अलाउड, सो वो उसमें से माइनस कर देते हैं। जो जवाब बनता है अगर पॉजिटिव हो तो इनकम बन जाता है, अगर नेगेटिव हो तो एक्सपेंस बन जाता है। सो दैट्स हाउ वी डील विद इट। सो अब हम ज़रा वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब इसमें जो रिकवरी हुई है बैड डेट्स की, वो देखें ज़रा प्रिसाइजली कितनी अमाउंट है, 16 मिलियन। और जो आपको प्रीवियसली नॉट अलाउड था 10 मिलियन तो अलाउ हुआ था, 30 मिलियन एक्चुअल बैड डेट्स थे। तो 30 में से 10 अगर निकाल दें आप तो बाकी 20 मिलियन आपको नॉट अलाउड था। तो नॉट अलाउड है, 16 में से जब आप 20 माइनस करोगे तो हमारे पास एक नेगेटिव में आंसर आएगा। सो वो जो नेगेटिव में आंसर आया आपके पास 4 मिलियन, वो आप एक्सपेंस बना लेंगे। और चूंकि 16 मिलियन बैड डेट्स रिकवरी अकाउंटिंग के हिसाब से ये अदर इनकम में चला जाता है, तो अकाउंटिंग वाले ट्रीटमेंट को रिवर्स करना पड़ेगा, इसलिए 16 मिलियन को हमने रिवर्स कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि ये पहले से इस प्रॉफिट में ऐड हुआ हुआ है। ओके जी, सो दैट्स हाउ वील डील विद बैड डेट्स। नेक्स्ट इज अबाउट कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स अगेन क्या है कि अदर इनकम में सबसे पहली चीज़ तो ये नोट करें कि अदर इनकम में आपने शामिल किया हुआ है। टैक्स लॉ के हिसाब से तो ये बिजनेस इनकम का पार्ट नहीं है, इसका हेड ऑफ इनकम अलहदा होना चाहिए कैपिटल गेन्स का। कैपिटल गेन की अमाउंट कितनी है, 40 मिलियन। तो एक तो सीधा ये होगा कि 40 मिलियन जो इनकम में ऐड हुआ हुआ है इस नेट प्रॉफिट में, उसको रिवर्स करना होगा, और कैपिटल गेन्स का एक अलग से हेड ऑफ इनकम बनाकर उसमें उस इनकम को लिखेंगे। और ये जो इनकम है ये किस किस के ऊपर है, मुदारबा सर्टिफिकेट्स, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स और शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी। ना ये जो 3 डिफरेंट किस्म के आपको आइटम्स दिए हुए हैं, इसको ज़रा अगर आप एक दफ़ा नोट्स पे चले जाएं और जाकर कैपिटल गेन्स का टॉपिक खोलें, और कैपिटल गेन्स में आपको ये मिलेगा सिक्योरिटीज़ होती क्या है। सो सिक्योरिटीज़ जो मुदारबा सर्टिफिकेट्स हैं वो सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन का पार्ट है, और पब्लिक कंपनी यानी जो लिस्टेड कंपनी होती है उसके शेयर्स भी जो है वो सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन का पार्ट है। और जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके ऊपर जो टैक्सेशन की मतलब कैलकुलेशन बनाई जाती है, वो हम उसको डील करते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सो इसका मतलब नतीजा हमने क्या निकाला इस सारी डिस्कशन से, नतीजा ये निकला कि जो मुदारबा सर्टिफिकेट्स हैं और जो शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी हैं ये तो हैं सिक्योरिटीज़, जबकि जो शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी हैं ये सिक्योरिटीज़ नहीं है, ये नॉर्मल कैपिटल गेन्स हैं। तो ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स होगा, और ये दोनों 8 और 20 ये बेसिकली सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होंगे। तो सबसे पहला काम तो ये हुआ कि हमने 40 मिलियन जो है उसको यहाँ से निकालें बिजनेस इनकम में से, और एक अलहदा हेड ऑफ इनकम बनाएं फॉर कैपिटल गेन्स, और उसमें मुदारबा सर्टिफिकेट्स अनलिस्टेड और लिस्टेड इसकी रिजीम्स को भी आइडेंटिफाई कर लें कि ये दोनों सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, और जो अनलिस्टेड कंपनी की शेयर्स हैं वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स किए जाएंगे। नेक्स्ट आइटम इज़ अ लॉस ऑफ 9 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। एक इंश्योरेंस क्लेम है, उस पर लॉस है। द क्लेम वाज लॉज्ड अगेंस्ट डैमेज ऑफ अ न्यू मशीनरी ड्यूरिंग द शिपमेंट दैट रेंडर्ड इट अनफिट फॉर यूज़। एक मशीनरी आपने उसकी शिपमेंट आई, लेकिन वो जब आई तो वो तब ख़राब हो चुकी थी मशीन, और आपके बिज़नेस में यूज़ ही नहीं हुई। ना यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अंडरस्टैंड करना है वो ये कि सबसे पहले तो उस मशीनरी का फैसला करें कि वो क्या है। सो हमने एक टाइप ऑफ एसेट पढ़ा है जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएबल एसेट, ठीक है। सो जो डेप्रिसिएबल एसेट है उसकी डेफिनेशन ये है, मीन्स एनी टेंजिबल मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट ओन्ड बाय द पर्सन। पहली चीज़ तो ये होगी, दैट हैज़ नॉर्मल यूजफुल लाइफ एक्सीडिंग 1 year, लाइकली टू लूज वैल्यू, इज यूज्ड होली और पार्टली बाय पर्सन डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस।
अब जो मशीन आपने ख़रीदी और वो शिपमेंट के दौरान ही डैमेज हो गई और कारोबार में इस्तेमाल ही नहीं हो सकी, वो ये कंडीशन सी कंडीशन पूरी ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब वो डेप्सिबल एसेट नहीं है। अगर वो डेप्सिबल एसेट नहीं है तो फिर अब आपने कैपिटल गेंस के टॉपिक में जाकर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देखनी है। कैपिटल एसेट वो होता है, कौन सा होता है, कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, लेकिन वो ना हो कोई स्टॉक एंड ट्रेड, तो ये जो मशीन है ये स्टॉक एंड ट्रेड भी नहीं है आपका, ये डेप्सिबल एसेट भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने डेप्सिबल एसेट की डेफिनेशन देखी, ये तो बिजनेस में इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, ये इंटेंजिबल भी नहीं है मशीनरी। इसी तरह पर्सनल यूज़ का आइटम भी नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये एक्सक्लूजन वाली लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब ये कैपिटल एसेट है। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन ये निकाला कि जो मशीन आपने ख़रीदी और वो इस बिज़नेस में इस्तेमाल नहीं हो सकी, तो वो सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो एक कैपिटल एसेट है। और अगर कैपिटल एसेट है और उसके ऊपर लॉस हो गया है 9 मिलियन का, इंश्योरेंस क्लेम आपने दिया हुआ है, अभी आपको क्लेम के पैसे मिले नहीं, 9 मिलियन का अगर लॉस हो गया है, तो अब देखना ये है कि कैपिटल गेंस के हेड में अगर लॉस आ जाए तो फिर क्या करते हैं। सो लॉसेस में हमने सेट ऑफ के केस में ये पढ़ा है कि अगर कैपिटल गेंस के हेड में आपके पास सिक्योरिटीज और रिमूवल्स के अलावा अगर कोई लॉस हो, तो उस लॉस को सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेंस में ही एडजस्ट किया जा सकता है, उस सेम यानी हेड ऑफ इनकम में ही, किसी और हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ से अब हम नतीजा क्या निकालेंगे, नतीजा ये निकालेंगे कि ये जो 9 मिलियन का आपको लॉस हुआ है मशीनरी का, 9 मिलियन का, इसको अब सिर्फ कैपिटल गेंस यानी 12 मिलियन के अगेंस्ट ही हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और इसका रास्ता नहीं है। तो इसलिए जो मशीनरी का लॉस है, इसको सबसे पहले तो इंश्योरेंस क्लेम के लॉस को, चूंकि ये अदर इनकम में एडजस्ट हुआ हुआ था, इसको रिवर्स करते हैं, जमा कर देते हैं अपने प्रॉफिट में, क्योंकि ये एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड हुआ होगा लॉस। और दूसरा काम ये करते हैं कि अपने कैपिटल गेंस में कैपिटल लॉस ऑफ मशीनरी इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि ये 12 मिलियन के गेन में से एडजस्ट हो जाए। अच्छा जी, लास्ट जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ अबाउट लॉसेस, जिसमें लॉस है बिजनेस से, जो कि टैक्स ईयर 2021 में हुआ था। इसी तरह स्पेकुलेशन बिजनेस से है, जो टैक्स ईयर 2022 में हुआ था। अनअब्जॉर्ब टैक्स डेप्रिसिएशन है, कैपिटल लॉस है फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटीज 2019 का और 2020 का। अब ज़रा हम इन लॉसेस को अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें, ये सारे के सारे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के लिए हमें एक दफ़ा ज़रा अपने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के बारे में पढ़ लेना चाहिए कि बिजनेस का स्पेकुलेशन का लॉस 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस भी 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, सिक्योरिटीज़ का लॉस सिर्फ और सिर्फ 2019 के टैक्स ईयर 2019 के बाद 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है। सो अब अगर हम यहाँ पे दोबारा अपने लॉसेस की सूरत हाल पे आ जाएं, तो ये क्या है, लॉस फ्रॉम बिजनेस रिलेटिंग टैक्स ईयर 2021, इसका मतलब 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये तो बिल्कुल हमारे इस साल काम आ सकता है। स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है वो भी 2022 का है, 2023 में काम आ सकता है, लेकिन स्पेकुलेशन बिजनेस में आमदनी हमारे पास नहीं है इस साल में, क्योंकि जब लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं तो फिर वो सेम हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट होते हैं। अनएब्जॉर्ब टैक्स डेप्रिसिएशन ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, और जो कैपिटल लॉस है वो 3 साल के लिए, तो 2019 का लॉस 2020, 21, 22 तक एडजस्ट होगा, इस साल में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। 2020 का लॉस 21, 22, 23 में यूज़ होगा, ये यूज़ हो सकेगा। सो दिस इज़ नो मोर यूजेबल। सो अब हम ज़रा इन लॉसेस को अपनी सवाल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले तो कैपिटल गेंस का जो लॉस है, ये हम ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, सिर्फ और सिर्फ ये 6 मिलियन इस्तेमाल हो सकेगा, ये तो वैसे ही ज़ाया हो जाना है 8 मिलियन। ठीक हो गया। सो ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सिक्योरिटीज़ का है, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ का है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए हम इसको इसी के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, सो ये कैपिटल गेंस का वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट हो जाता है सारे का सारा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो फाइनलाइज करते हैं वो इसकी टैक्सेशन है। तो ये जो टैक्स रेट्स हैं आपको एग्ज़ाम में गिवन होते हैं, 15% है फॉर मुदारबा, ये बेसिकली होल्डिंग पीरियड से आपको डिराइव करना पड़ता है कि इसकी डेट ऑफ परचेज सवाल में दी गई है, और मुदारबा सर्टिफिकेट्स 10 जुलाई 2022 को ख़रीदे गए थे, और मार्च 2023 को आपने इनको डिस्पोज ऑफ किया है, तो आप इससे होल्डिंग पीरियड देखते हैं और उस टेबल में से रेट निकाल लेते हैं।
इसी तरह लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के केस में भी डेट ऑफ एक्विजिशन दी गई है और आप यहाँ से आसानी से वर्कआउट कर लेंगे कि रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा। सो रेट ऑफ टैक्स इज नॉट अ बिग डील, ये आपको स्ट्रेट वे गिवन होते हैं एग्जाम में लास्ट पेज के ऊपर। सो यहाँ से अब जब आप इस रेट को मल्टीप्लाई करेंगे इस टैक्सेबल गेन के साथ तो इजीली आप ये फिगर वर्कआउट कर लेंगे कि टैक्स कितना बना। जो नॉर्मल टैक्स रिजीम में है यानी कि 12 में से 9 माइनस करने के बाद बच रहा है 3 मिलियन, ये तो नॉर्मल इनकम में ऐड हो जाएगा और फिर उसके ऊपर टैक्स स्लैब अप्लाई किए जाएंगे। अच्छा जी, अब हम ज़रा अपने बिजनेस की हेड ऑफ इनकम को क्लोज कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ तक लॉसेस की एडजस्टमेंट से पहले तक जो प्रॉफिट बना है, अभी इसमें लॉस एडजस्ट नहीं हुए और डेप्रिसिएशन भी हमने माइनस नहीं की। अब हमें ज़रा देखें कि एक हमारे पास इस साल की डेप्रिसिएशन है जो अभी हमने अपने एक वर्किंग नोट में वर्कआउट की हुई है। दूसरा हमारे पास पुराने साल का लॉस है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस साल में 52 मिलियन का। और तीसरा हमारे पास अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। तो अब तरतीब क्या रखनी चाहिए हमें लॉसेस की एडजस्टमेंट की, वो तरतीब ज़रा हम डिफाइन कर लेते हैं। इस तरतीब को समझने के लिए हमें अपने नोट्स का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है जी। और जो लॉसेस वाला नोट्स हैं उस पर ज़रा जाते हैं। इसमें देखें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि कैरी फॉरवर्ड लॉस जो है उसमें लिखा है कि लॉस फ्रॉम अर्लीस्ट टैक्स ईयर शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस का लॉस है उसको सबसे पहले आप माइनस करेंगे। और जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसके लिए लिखा हुआ है कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन शैल बी कंसिडर्ड लास्ट, इसको सबसे आखिर में कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब अब तरतीब तो एक तरह से हमारे पास बन ही गई है और वह तरतीब क्या बनी है कि हम सबसे पहले जिस लॉस को मौका देंगे अपने प्रॉफिट में एडजस्ट करने का वो टैक्स ईयर 2021 का लॉस जो ब्रॉड फॉरवर्ड है, सबसे पहले तो उसको करेंगे। और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को एंड पे करना है। तो तीसरी चीज़ क्या बच गई, इस साल की डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये होगी, फिर दिस ईयर डेप्रिसिएशन और थर्ड पे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो लास्ट में कंसिडर की जानी चाहिए है। तो चलें जी, करते हैं ये बिजनेस लॉस टैक्स ईयर का 52 मिलियन आपने माइनस किया और उसके बाद दिस ईयर डेप्रिसिएशन जो कि हमें वर्किंग नोट में क्लियरली पता है कि 217.9 है, तो वो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया उसको 217.9 को। जो आखिरी चीज़ है दैट इज़ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के केस में अगेन ज़रा एक दफ़ा नोट्स पे चले जाते हैं और नोट्स में हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर आपके प्रॉफिट्स की जो मिकदार है वो 10 मिलियन से ज़्यादा है, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है उसके केस में टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम लेस देन 10 मिलियन है तो फिर तो कोई मसला नहीं, जितना भी अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है माइनस कर लो। लेकिन अगर 10 मिलियन से ज़्यादा है आपका प्रॉफिट तो फिर मैक्सिमम आप 50% ऑफ बिजनेस इनकम तक एडजस्ट कर सकते हो। बिजनेस इनकम के 50% तक जो भी अमाउंट बने वो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की आप माइनस कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे देखें मेरे पास प्रॉफिट कितना है 114.9 मिलियन, तो ज़्यादा 10 मिलियन से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 50% लिमिट है ये अप्लाई होती है, 50% लिमिट शेल अप्लाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50% ऑफ बिजनेस इनकम बनाएंगे, 114.9 का 50% बनाएंगे और कंपेयर करेंगे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन से 168 मिलियन। 168 मिलियन कहाँ से आ रहा है ये आपको स्ट्रेट वे गिवन है सवाल में, ठीक है जी। तो अब इसका मतलब ये कि जो वैल्यू कम है 57.45 वो आप माइनस कर सकते हैं एज एन एक्सपेंस, ठीक हो गया जी। सो ये आपकी टैक्सेबल बिजनेस इनकम बन गई 57.45। जो बाकी 57.45 ये तो आपने 50% ऑफ बिजनेस इनकम एडजस्ट कर लिया इसमें से, तो इसमें से जो बाकी बचेगा वो फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और वो डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड होगा अप टू अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। अब हम हमारी वर्किंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, हेड्स ऑफ इनकम में फिगर्स फीड करते हैं। सो सबसे पहला हेड ऑफ इनकम इज़ बिजनेस इनकम जिसमें 57.45 आ गया। सैलरी और प्रॉपर्टी इनकम नहीं है सवाल में। दूसरा हेड ऑफ इनकम इज़ कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस में अगर आप देखें तो हमारे पास तीन फिगर्स हैं, दो इनकम्स जो हैं वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की हैं और एक नॉर्मल टैक्स रिजीम की है। तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम यानी 14 और 8 को हम इकट्ठा करके एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में फिगर बना लेते हैं और बाकी 3 मिलियन को नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले जाते हैं। सो हमने किया ये कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का खाना हमने अलहदा कर दिया और यहाँ पे मेंशन कर दिया इसका अमाउंट और 3 मिलियन अलहदा से। तो टैक्स इम्पोज्ड
ये जो इसका 1.75 और 1.2 है, इन दोनों को प्लस करके हम यहाँ पे ले आए, और ये जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम था, इन दोनों को प्लस करके हम यहाँ पर ले आए। सो दैट्स हाउ वी हैव डेल्ट विद इट। 3 मिलियन जो नॉर्मल टैक्स रिजीम का था, वो 3 मिलियन ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा जी, अब हमारे पास इसके अलावा तो कोई और हेड ऑफ इनकम है नहीं, तो हम टोटल इनकम वर्कआउट कर सकते हैं। डिडक्टेबल अलाउंसेस हमारे पास सवाल में नहीं है, तो इसलिए हम टैक्सेबल इनकम वर्कआउट कर सकते हैं। यू शुड नेवर फॉरगेट कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम इज़ नेवर पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम का पार्ट होता है, लेकिन टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं होता। ये तो नॉन सैलरीड पर्सन का ही केस बनता है, क्योंकि सैलरी इनकम है ही नहीं। तो इसका टैक्स स्लैब आप देख लेंगे कि कौन सा बनता है। सो द टैक्स स्लैब एप्लीकेबल इज़ 8 स्लैब, ये आप अप्लाई कर दें और 60.45 मिलियन के ऊपर इन टैक्स कैलकुलेट करेंगे आप, तो इट विल बी 20.39 मिलियन। ये जो अब आपने टैक्स वर्कआउट किया, इसमें से आपको टैक्स क्रेडिट्स माइनस करने हैं, जो कि सवाल में नहीं दिए गए, तो टैक्स पेएबल बन जाएगा स्ट्रेट अवे। और उसके बाद बारी आती है आपके विद होल्डिंग टैक्सेस की। विद होल्डिंग टैक्सेस अगेन सवाल में नहीं है, तो इसलिए आप सीधा टैक्स डिमांड वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये तो आपकी टैक्स, ये जो पार्ट ए की कैलकुलेशन थी वो ये हो गई। अब लॉसेस की एडजस्टमेंट के बारे में क्या करना है जी। लॉसेस आपको जो बी पार्ट है उसमें वो 3 नंबर का अलहदा से पूछा है कि रिमेनिंग लॉसेस और अनयूटिलाइज लॉसेस को क्या करोगे। तो जो लॉसेस आपको दिए गए हैं ज़रा वो देखते जाएं। इसके लिए हम एक वर्किंग बना लेते हैं, जिसमें हम ये बेसिकली 3-4 कॉलम्स बना लेते हैं। हेड ऑफ इनकम, लॉस गिवन इन द क्वेश्चन, यूटिलाइज दिस ईयर, जो कैरी फॉरवर्ड होगा, और जो किस साल तक अवेलेबल होगा हमें। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि जो लॉस हमारे पास अवेलेबल था, ये हम इससे शुरू कर रहे हैं। वील स्टार्टिंग इट फ्रॉम हियर कि हमारे पास 52 मिलियन का लॉस गिवन इन द क्वेश्चन, जो हमने यूटिलाइज़ किया, ये हमने सवाल में यूटिलाइज़ किया है। बिजनेस लॉस टैक्स ईयर 2021 का यूटिलाइज़ किया था, तो जितना यूटिलाइज़ किया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब बाकी तो कुछ बचा नहीं, तो इसलिए फुली एडजस्ट हो गया, तो कैरी फॉरवर्ड मज़ीद कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो सेकंड लॉस इज़ फ्रॉम स्पेकुलेशन बिज़नेस। जो स्पेकुलेशन बिज़नेस का लॉस है वो कहीं भी एडजस्ट नहीं हो सका, क्योंकि इस साल हमारे पास स्पेकुलेशन बिज़नेस में इनकम थी ही नहीं। तो ये सारे का सारा ही 14 मिलियन ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और जो चूँकि ये लॉस 2022 का है, तो अगले 6 साल तक अवेलेबल है आपको, 2028 तक चलेगा। नेक्स्ट इज़ अनएब्जॉर्ब्ड टैक्स डेप्रिसिएशन, जो कि आपको गिवन थी सवाल के अंदर, विद द अमाउंट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ था 168 मिलियन का। 168 मिलियन जो है उसमें से हमने कितना इस्तेमाल किया है, हमें ये देखना है। सो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वाज गिवन 168 मिलियन। 168 मिलियन में से हमने 57.45, ये हमने जिस वक्त वर्किंग बनाई थी बिज़नेस की, तो हमने ये इस्तेमाल कर लिया था 57.45, वो 50% की लिमिट लगाकर। तो ये आपके बिज़नेस के हेड ऑफ इनकम की जो वर्किंग बनी थी उसमें दी हुई है फिगर। सो 57.45 आप माइनस कर दो, जो बाकी बचे उसको अनलिमिटेड पीरियड के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट लॉस इज़ कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस जो सिक्योरिटीज़ का था वो 2019 का तो लैप्स हो गया था, जो 8 मिलियन है। और जो 2020 का टैक्स लॉस है सिक्योरिटीज़ का, वो हमने इस्तेमाल कर लिया है। 6 मिलियन हमने फुली एडजस्ट कर लिया था जिस वक्त हमने कैपिटल गेंस की वर्किंग बनाई थी। सो ये लॉसेस के बारे में हो गया जी, कि हमने इनके साथ क्या क्या सलूक किया है। और दिस इज़ इट। यहाँ तक अब आपका कुछ सवाल होगा तो फिर हम उसको आंसर करेंगे कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।